आप सब बंधुओं को नमस्कार। हाँ सतीश जी नमस्कार, मैं अनिल भौमिक बोल रहा हूँ। जी जी नमस्कार 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 नमस्कार। सतीश भैया नमस्कार। ओम पारिक। हाँ हाँ ओम जी, क्या हाल चाल है? बस ठीक बढ़िया, है। बहुत दिनों बाद। हाँ एकदम। कई वर्ष हो गए देखे हुए हैं मेरे जी ख्याल, बिल्कुल बिल्कुल 30-40 साल हो गए जी। बहुतों से बहुत लंबे अरसे के बाद मिलना हो रहा है और इसके लिए कोरोना को धन्यवाद देना चाहिए। नहीं कोरोना इसीलिए आया है कि कोई मिल नहीं रहा था, घर में बैठ करके मिले हम। बिछड़े हुए गीतांजलि को मैं धन्यवाद देता हूँ, उसके कारण सब मिल पाए। पूरी पहल उसने की। धन्यवाद गीतांजलि को बहुत धन्यवाद। अरे सर, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में और हम सभी जन आपका अभिनंदन करते हैं और आपको नमस्कार करते हैं कि जो आपने हमारे साथ इस तरह से बैठ के चर्चा करना स्वीकार किया है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा मंच की ओर से। और अब इसके बाद आप क्लास हम आपके हैंड ओवर करते हैं, आप इसको आगे बढ़ाइए। तो सबसे पहले तो ये है कि धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, हम पर तो आप लोगों का अधिकार है। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए धन्यवाद तो मुझे तुम्हारा देना चाहिए कि तुमने मुझे याद किया जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिस अभी माहौल में हम लोग हैं उसमें आदमी एक डर के माहौल में तो जी रहा है। जी। रोज बीमारों की संख्या बढ़ती जा रही है और साथ साथ खोल भी दिया गया है और उससे डर और बढ़ गया है। जी। जिंदगी में एक दूसरे तरह की सोच शुरू हो गई। लेकिन ये जब तक कंप्लीट लॉकडाउन था उसमें एक विचित्र सी मानसिकता में मुझे लगता है हर व्यक्ति जी रहा था। जी। और जो काम करने वाले जो कलाकार लोग हैं, हम लोग, उनके लिए एक बड़ी भारी मुश्किल का समय भी था। जी। एक तो क्रिएटिविटी वाला जो आपकी रचनाशीलता है, जी। काम है आपका। दूसरा फिर रोजी रोटी की बात है। इनकी नौकरियां हैं वो तो ठीक है, इनके बिजनेस हैं वो ठीक है, लेकिन जो फ्रीलांसर्स हैं जी। वो बेचारे 3 महीने से कैसे गुजारा कर रहे होंगे। जी। ये सच में बहुत बड़ी सोच की बात है और बड़ी तकलीफ इस बात को सोच के होती थी। जी। जी। और सच ये भी एक दूसरा पक्ष ये भी रहा कि आदमी अंतर्मुखी हुआ। जितने भी वर्ष उसने काम किया है उसको मंथन करने की, एक पूरी उस जर्नी को दोबारा से देखने की अपने आप स्वतः होती रही कि पता नहीं कल का क्या भरोसा है। तो आदमी अतीत जीवी हो गया था, ये भी हुआ। उससे कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी निकले ये शायद। और एक जो समस्या है हमारे सामने वो तो है ही। और इस बीच ये हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में, शुरू में तो कम थे, अब भारी संख्या में काफी रंगकर्मी। मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। तो अपने अपने ढंग से कुछ करने की चेष्टा कर रहे हैं ताकि उनकी वो क्रिएटिव अर्ज है वो कहीं ना कहीं चलती रहे। तो खैर ये तो मानसिकता के दौर से हम लोग गुजर रहे थे। अब ये है आपने इसको एक क्लास का है। तो इसमें अगर खैर बहुत लोग आए होंगे, उन्होंने अलग अलग पक्षों पे बात की होगी अलग। जी। तो सबके अपने अपने अनुभव होते हैं, अपनी मेथोडोलॉजी भी बन जाती है। अगर ट्रेनिंग ले रखी है तो उसका भी फायदा तो बहुत पहुंचता ही है। और फिर आदमी खुद काम करते करते, गलतियां करके, सुधार करते करते बहुत कुछ सीखता है। और उसमें भी हमारे
रंगकर्मियों ने एक्सेल किया है, जी जी एक्सेल किया है। एक बहुत बड़ी। हेलो, हाँ जी सर बिल्कुल। ये कुछ आवाज अलग सी आ रही सर वो बीच में जो अनम्यूट नहीं अपने आप को रखना पसंद करते वो हो जाता है सर, वो अनम्यूट अच्छा, अच्छा। करके वापस आ जाते हैं। होता है सर, वो बीच बीच में 1-2 बार ऐसी प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, मैं अच्छा। सबसे अनुरोध करती हूँ कि देखिए हम बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। किसी भी वक्ता को जब हम बुलाते हैं तो उसका सम्मान करना या उसको बहुत शांत तरीके से सुनना हमारा कर्तव्य बनता है। तो जो लोग नए ज्वाइन हुए उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने ऑडियो को एक बार चेक कर लिया करें, क्योंकि आपके बैकग्राउंड में बहुत सारी आवाजें हैं जो बोलने वाले को तकलीफ दे सकती है। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें। मैं नाम तो मेरे नाम से तो सब वाकिफ हो ही गए होंगे, और बहुत से लोग हो सकता है मेरे काम के बारे में ना जानते हो, मैंने कितना काम किया है, क्या किया है, किस तरह से काम किया है। कोई ज़रूरी नहीं कि सबके बारे में आदमी की हर एक की जानकारी हो ही। जो बहुत संपर्क में रहे रंगमंच से, रंगमंच की गतिविधियों को अपने शहर के अलावा और दूसरे शहरों में क्या हो रहा है, अखबारों के माध्यम से या मैगजीन्स के माध्यम से जानकारी हासिल होती रही है, और वो अगर वो तत्पर रहे हैं तो फिर हम लोग एक दूसरे के नाम को भी जान पाते हैं, काम क्या हो रहा है। भले ही ना देखा हो, काम देखने का भी शायद अवसर ना मिला हो पहले। आजकल अवसर ज़्यादा है, पहले तो अवसर भी बहुत कम हुआ करते थे। सब अपने अपने पॉकेट्स में ही रह के काम कर रहे थे, और अखबारों के माध्यम से या पत्रों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ रहे थे या जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे कि उस सेंटर में क्या हो रहा है, मेरे सेंटर में क्या हो रहा है। एक दूसरे से इस तरह का आदान प्रदान होता रहता था। तो मैं मूलतः बिहार का हूँ, पटना से, और वहीं मैंने ज़्यादा काम किया, लगभग 40 वर्ष वहाँ काम किया। उसके बाद मैं आजकल दिल्ली में हूँ, और यहाँ एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न है नोएडा फिल्म सिटी में, उसमें मैं 1 ईयर एक्टिंग कोर्स है उनका, उसका मैं डीन हूँ। वहाँ मैं पढ़ाता हूँ, अभिनय की शिक्षा देता हूँ। और वैसे मैं स्वयं अभिनेता हूँ, मूलतः अभिनेता ही हूँ। उसके बाद फिर निर्देशक बन गया, फिर साथ साथ चीज़ें और जुड़ती गई। तो हर चीज़ में जैसे एक रचनात्मक व्यक्ति का दखल हो जाता है हर चीज़ में, वो एक परफेक्शन ढूंढने की कोशिश करता है अपने काम में कि हर जो सेक्शन है उसका वो पूरी तरह से अच्छा काम करे। तो इसलिए हर सेक्शन में उसका दखल होने लगता है, उसकी जानकारी बढ़ने लगती है। अनुभव के साथ साथ गलतियां भी होती हैं, और फिर आदमी उसमें सीखता भी है। तो ये मेरे साथ हुआ है। तो अभी मैं दिल्ली में हूँ। पटना में मेरी अपनी एक संस्था थी जो मैंने बनाई थी, कला संगम नाम से, और उससे मैंने बहुत काम किया पूरे देश में। उस समय घूम घूम के काम किया, अपना जो भी तैयारी की थी। और चूंकि अभी उस पर बात करने का वक्त नहीं है, बात अभिनय को लेके करने का है, तो फिर यहाँ दिल्ली जब आ गया तो यहाँ भी मैंने एक संस्था बनाई थी, या बनाई है, अभी भी काम कर रही है, लेकिन कम काम कर पाते हैं क्योंकि नौकरी के साथ जुड़ गया वो। अभिनव भारती के नाम से यहाँ दिल्ली में मैं काम करता हूँ। वहाँ मेरी कला संगम पटना की एक संस्था है। तो खैर, अब अभिनय को लेके जो विचार सामने आते हैं, अभिनय क्यों करना चाहते हो, अभिनय से क्या तात्पर्य है हमारा? क्या सिर्फ लोकप्रियता पाने के लिए, या रंगमंच में आ रहे हैं, मैंने फिल्म में जाना है इसलिए अभिनय करना चाह रहे हैं, या कोई उसके पीछे कोई विचार है आपका, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं आप, राजनीतिक विचारधारा है आपकी, तो क्या आप उस पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिविस्ट हैं, उस नाते आप रंगकर्म से या रंगमंच से जुड़ना चाह रहे हैं या अभिनय करना चाह रहे हैं?
या एक सोशल जो हमारी सामाजिक समस्याएं हैं या सामाजिक संस्थाएं जिस तरह से काम करती हैं, जो राजनीतिक विचारधारा से अलग रहती हैं, तटस्थ रहती हैं, और वो उस तरह से काम करती हैं, क्या आप उस तरह से सोच के कुछ आए हैं या कुछ और आप सोच के आए कि नहीं मुझे उस समाज को देना है जो जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूँ, मेरे होने का क्या अर्थ है, क्यों है, वो है। तो उसके आधार पर चीजें आगे बढ़ती हैं। मेरी दृष्टि में जो मैंने काम किया है उसमें मूलतः ये रहा है कि अभिनय को मैंने एक ह्यूमन बिहेवियर, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर माना है कि एक आदमी किसी भी क्षण में या किसी भी परिस्थिति में वैसा व्यवहार क्यों करता है, और ये हम सब करते हैं। उस व्यवहार को जानने की कोशिश, उसको समझने की कोशिश, और फिर उसको लेके एक परिभाषा भी बनी जो आज एक रियलिस्टिक थिएटर हो रहा है, हम यथार्थवादी अभिनय कहते हैं या नेचुरलिस्टिक अभिनय कहते हैं, या फिर फिल्में भी आ गई तो फिल्मों के प्रभाव से जो अभिनय करने में परिवर्तन आया, वो सोच सारी की सारी कहीं जुड़ी हुई है, और वो उसमें उसकी मैंने एक परिभाषा बनाने की कोशिश की और मैं उसी पे काम करता हूँ। आप दूसरे उससे एग्री कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, अपने अपने तर्क हैं, एक ऐसा बात है। तो वो उसमें मैंने अभिनय को परिभाषित करते हुए कहा है कि एक्टिंग इज अ साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ ए कैरेक्टर expressed through genuine emotions, body language, voice and speech। यानी अभिनय किसी भी चरित्र का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है जिसकी अभिव्यक्ति हम सात्विक भावों, वाचिक और आंगिक चेष्टाओं से करते हैं। ये एक अभिनय मैंने जो एक उसकी परिभाषा गढ़ी है और मैं इसी पे काम करता हूँ और उसी तरह से सोचता हूँ। जब भी कोई मुझे कैरेक्टर मिलता है तो उसको लेके मैं काम करता हूँ। अब इसमें दो पक्ष हैं। एक पहला है, दो पार्ट हैं आप उसे मान लें कि अभिनय किसी भी चरित्र का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। तो जो भी चरित्र हमें मिलता है काम करने के लिए नाटक में, उसका हम मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, एक उसका एनालिसिस करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। और जब वो समझ जाते हैं तो फिर दूसरे पक्ष में आते हैं कि अब इसको कैसे करना है। तो वहां अब आपकी टेक्निक है या फिर आपके कौन से टूल्स हैं जिसके माध्यम से आप अभिव्यक्त करेंगे। तो जैसा वो उसमें परिभाषा में ही है कि आपके सात्विक भाव होने चाहिए, आंगिक चेष्टाएं और वाचिक चेष्टाएं, वॉइस एंड स्पीच, ये तीन चीजें हैं इसमें। अब पहला पक्ष जो है उसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि वही आधार है। तो उसे हम कह देते हैं कि तुम जो कैरेक्टर कर रहे हो तुम हो कौन, तुम कौन हो। तो मैं कौन हूं ये जानना बहुत जरूरी है। एक अभिनेता के तौर पे मेरा जो नाम है ठीक है, वो तो है, लेकिन जो चरित्र में मुझे मिला है वो कौन है, और वो तो मैं ही करने जा रहा हूं। क्योंकि कोई भी कैरेक्टर जब अभिनेता मंच पर करता है तो उसी की बॉडी यूज होती है, उसी की वॉइस यूज होती है, उसी के इमोशंस यूज होते हैं,
उसी का ज्ञान, नॉलेज यूज होता है, उसी का अनुभव यूज होता है, एक्सपीरियंस लाइफ का जो है वो इस्तेमाल होता है, और इन सबको वो इस तरह से मिलाता है, मिक्स करता है, और फिर उस चरित्र को वो खड़ा करता है और अभिनीत करता है वो इन सारे टूल्स को इस्तेमाल करते हुए, और वो फिर दर्शक को पसंद भी आता है, बहुत अच्छा भी लगता है। हो सकता है वो एग्री ना करता हो, उसे ना भी अच्छा लगे, दोनों बातें हो सकती हैं। जब आप कोई प्रयोग करते हैं तो उसमें कोई जरूरी नहीं कि आप सफल हो ही, असफल भी हो सकते हैं। तो असफलता जो है अभिनेता के लिए वो उसकी हार नहीं है, वो भी उसकी एक सफलता की एक सीढ़ी है, जिसके माध्यम से वो ये समझने की कोशिश कर सकता है कि मैं कहाँ कमजोर पड़ गया, जिसकी वजह से ये चरित्र पूरी तरह से अभिनीत नहीं हो सका। तो इसलिए पहली जरूरत जो है वो उस चरित्र को समझने की है कि तुम भैया हो कौन, वास्तविक रूप से कौन हो तुम, जो तुमको नाटक दिया गया है, जो टेक्स्ट आपको मिला है, उसमें तुम क्या हो, तुमने क्या समझा अपने आप को, कितना समझा अपने आप को। तो इसलिए टेक्स्ट को पढ़ना अभिनेता के लिए सबसे जरूरी है। आपको टेक्स्ट, आप अभी के समय में क्या हो रहा है कि एक आध बार आदमी पढ़ता है, उसके बाद फिर उसको सीधा अभिनय पे चला आता है और एक्ट करने लग जाता है, जो कि मेरे ख्याल से गलत है, और उसमें गलतियां होने की 100% संभावना रहती है, क्योंकि हमने चरित्र को तो पूरी तरह समझा नहीं। और लेखक ने जो उसको भाषा दी है, बोलचाल की भाषा दी है, जिस तरह से उसका चरित्र रचा है उसने, उसको समझने की जरूरत है। इसलिए एक रीडिंग से काम नहीं चलेगा, दो से भी काम नहीं चलेगा। हो सकता है 10 बार, 20 बार, 50 बार आपको उसकी रीडिंग देनी हो, और तब वो समझ में आपको आ जाए। पूरा का पूरा जो आलेख आपको मिला है नाटक का, वो पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाए कि इसका एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है इस नाटक के माध्यम से, और फिर ये पात्र क्या है और ये क्या कहना चाह रहा है इन संवादों के माध्यम से, या इन ड्रामेटिक एक्टिविटीज के माध्यम से क्या कहना चाह रहे। ये स्पष्टता अभिनेता के अंदर होनी बहुत बहुत जरूरी है। अगर ये स्पष्टता नहीं है तो आप यकीन मान लीजिए, आप जो भी कैरेक्टर करने जा रहे हैं वो कभी सफल होने वाला नहीं है। वो कुछ और बन जाएगा, आप बनाने कुछ जा रहे थे, बन कुछ और जाएगा। ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप कुछ भी करेंगे कुछ ना कुछ तो उसका अर्थ निकलेगा ही। और दूसरा फिर ये होता है, जब हम शब्दों की भाषा की बात करते हैं, जो लेखक ने हमें संवाद दिए हैं, उसकी एक भाषा है, वो शब्द हैं, उन शब्दों का एक अर्थ है जो आपको डिक्शनरी में मिल जाएगा। आप उन शब्दों को बोलेंगे, उन शब्दों का अर्थ कुछ कुछ वैसा निकलेगा, लेकिन वो शब्द उस पात्र ने बोले हैं या नहीं बोले हैं, वो पात्र है या नहीं है। भाषा तो बाद में आई है ना, पहले तो पात्र खड़ा होगा, पात्र की मानसिकता क्या है, वो असहमत हैं तो आपके अंदर एक सवाल उठ रहा है। अब वो सवाल उठ रहा है, आप उस सवाल को करना चाहते हैं या अभी रुक जाते हैं। तो ये जो क्रिया हुई है, ये आपके अंदर एक क्रिया हुई है। अब उसके बाद आप हाथ उठा के या बोल के कह सकते हैं, सतीश जी मैं आपसे इसके बारे में ये पूछना चाहता हूँ, तो ये तो बोलना हुआ, ये परिणति हो गई। लेकिन उससे पहले हम बहुत कुछ कर गए। तो उसको जब पात्र बोलता है, अपने डायलॉग्स बोलता है, तो ये सारी चीजें आई हैं या नहीं आई हैं उस कैरेक्टर में। तभी जब वो शब्द कोई भी बोलेगा तब वो उसका अर्थ पता लगेगा। तो इस तरह से मैंने अभिनय को जानने की, समझने की और उस पर काम करने की कोशिश की। लगातार नाटक करता रहा मैं, रेडियो नाटकों से भी जुड़ा हुआ था 1965 में। फिर वहाँ मेरी अपनी संस्था, जैसे मैंने बताया, तो उससे जितने भी नाटक होते थे उसमें मुख्यतः
मुख्य पात्र का अभिनय मैं ही करता था, निर्देशक भी था। तो इस तरह से एक उसका एनालिसिस करने की मेरे अंदर एक तरीका बन गया और मैं उस तरह से उस चरित्र को करने लग गया। अब ये एक बात आती है कि हम अपने दैनिक जीवन में कोई भी व्यक्ति कोई भी काम जो करता है वो बिना कारण के नहीं करता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। अब जैसे मैं कुछ आप लोगों को देख रहा हूं, बाकियों को तो नहीं देख रहा, आप सब बैठे हुए हैं लेकिन सब अलग अलग पोस्चर में बैठे हुए हैं और हम सब काम एक ही कर रहे हैं। आप मुझे सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, और आपके सबके पोस्चर अलग अलग हैं। अब आपसे ये पूछा जाए, अगर मैं पूछूं आप ऐसा क्यों बैठे हैं, तो आपका कोई ना कोई कारण होगा तो उस तरह से बैठने का, उस पोस्चर को अडॉप्ट करने का वो एक कारण है। तो जब इतनी सी बात हर अभिनेता को समझनी चाहिए जो अभिनय कर रहा है कि मंच पर वो जो कुछ भी करने जा रहा है या कहने जा रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। उस कारण की तलाश अभिनेता को करनी होती है। बहुत बार लेखक कारण बता देता है, आप उसको कर लेते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लेखक नहीं बताता है, वो कारण आपको ढूंढना पड़ता है। तो उस कारण को ढूंढने में अभिनेता को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है कि सही कारण मुझे मिल पाए और जो लाइन बोली जा रही है, जो शब्द बोले जा रहे हैं, उसके पीछे भावनाएं क्या है, इमोशंस क्या है, इसकी खोज निरंतर अभिनेता को लगी रहती है कि भाई ये जो इसने लाइन बोली है इसके पीछे एग्जैक्टली कौन से भाव हैं और वो उसकी इंटेंसिटी क्या है, ये खोज लगी रहती है। और इसलिए अभिनेता जब प्रैक्टिस करता है, और खास करके मैं अगर अपनी बात करूं तो एक ही संवाद को कई तरह से बोलता हूं, मैं बोल के देखता हूं और उस बोलने में मैं खुद साथ साथ अपने आप को जांचने की भी कोशिश करता हूं कि इसका क्या अर्थ निकल रहा है, क्या भाव निकल के आ रहा है, इसको भी मैं जांचता चलता हूं और फिर उससे एक निर्णय पर पहुंचता हूं कि हाँ, नाटककार इसमें ये कहना चाह रहा है, और या फिर निर्देशक उसको इस तरह से इंटरप्रेट कर रहा है, तो इसलिए मैं इसे इस तरह से बोलूं तो इसका ये अर्थ निकलेगा, इसका ये प्रभाव आएगा। तब जाके एक उसकी आप ये कहें कि आप उसमें सफल हो पाते हैं उस खास समय में उस अभिनेता की मनस्थिति को व्यक्त करने में कि ये व्यक्ति इस तरह से कैसे क्या बोल रहा है। अब जैसे शुरू में मैंने एक बात कही थी कि एक्टिंग इज अ साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ ए कैरेक्टर। अभिनय जो है वो किसी एक चरित्र का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। तो इसको हम थोड़ा इस तरह से भी समझने की कोशिश करें कि जैसे हम सब मेरे ख्याल 15-20 लोग हैं हम लोग, नहीं सर, 30 लोग हैं। अच्छा 30 है, खैर। तो अब 30 लोग हैं, मान लीजिए हम 30 के 30 एक साथ एक जगह पे थे और हमारे सामने एक घटना घटी, और हमारे सामने एक घटना घटी, मान लीजिए एक महिला और पुरुष थे, वो आपस में तू मैं कर रहे थे, उसके बाद लड़ने लगे, फिर गुत्ता हो गए, एक दूसरे को पीटने लगे, फिर थोड़ी देर के बाद न जाने ऐसा क्या हुआ, आप तो दूर से ही देख रहे हैं, उसके बाद वो दोनों शांत हो गए, फिर उसी रिक्शा पर बैठ के चले गए। ये एक घटना हमारे 30 व्यक्तियों के सामने से निकली।
तो अब अगर मैं आप इसका उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं कि क्या हम तीसों की प्रतिक्रिया एक जैसी होगी? नहीं। नहीं होगी, सही है। अब ये नहीं होगी, ये क्यों नहीं होगी, एक जैसी क्यों नहीं होगी? जो हमारे साथ स्टूडेंट से यदि कोई इस तरह से बातचीत करना चाहता है तो अपने आप को अनम्यूट करे, सर के सवाल का जवाब दे। नहीं, अगर हाँ देना चाहते हैं तो ठीक हाँ है, नहीं तो सर, मैं सबको, हाँ सबको यदि बोलना है तो बोल सकते अगर हैं, देना चाह रहे लेकिन हैं तो एक साथ नहीं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बोले। मैंने इस पे तो सब सहमत है ना जी कि सबकी प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं होगी। 30 जी व्यक्ति हैं, लगभग 30 प्रतिक्रियाएं होंगी। जी। अब ये 30 प्रतिक्रियाएं क्यों होंगी, एक जैसी क्यों नहीं होगी? घटना तो हम सब ने देखी है और वही आवाजें सुनी हैं, उन्हीं को गालियां देते भी सुना है, गुत्थम गुत्था होते भी देखा है। फिर उसके बाद हमारी प्रतिक्रिया जुदा क्यों है दूसरे से, उसके पीछे क्या कारण है? तो कोई बता सकते हैं कुछ ऐसा? हमारा अपना परसेप्शन और दृष्टिकोण, हाँ जी, हमारा कैसे अपना परसेप्शन और दृष्टिकोण। हाँ, तो ये जो है, ये आपका अपना परसेप्शन दूसरे से अलग क्यों है? हमारा अपना जो जिस तरह से हमने जीवन जिया, जो हमारे अपने अनुभव हैं, जिस तरह के लोगों से हम मिले जुले हैं, हमारी रोज के दिन स्टडी होती रहती किसी कैरेक्टर के बारे में, हमारी एक धारणा बनती रहती है, तो हम इसके बारे में सोचने लगे ये हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, हम निर्णय पे पहुंचते, एनालिसिस करते हो, खुद ही जजमेंट देते। नहीं नहीं, वो ठीक है। हाँ, तो ये ऐसा हुआ अलग है आपके जिस तरह से दिन भर आप सोचते हैं, एक ये कारण है, और भी कोई कारण हो सकता है क्या? ये तो एक कारण है, ठीक है, बहुत सामाजिक बढ़िया। परिवेश, जिस तरह से हम पले बड़े, हाँ, हम जिस तरह परिवेश। से हमारी सोच रखते हैं, तो किसी के हाँ लिए हाँ वही चीज बहुत गहरी हो सकती, किसी के लिए वही चीज बहुत हल्की हो सकती। हाँ, ये सही है। तो इसमें परिवेश जो है ना, बैकग्राउंड परिवेश, जिस परिवेश में हम पलते बढ़ते हैं, वो परिवेश हमको वैसा सोचने के लिए वैसा बाध्य करता है, वैसा बना देता है। जेनेटिक भी कोई कारण एक आध हो सकता है, लेकिन वो ज्यादा नहीं होता है। और एक परिवार में 5 अगर सदस्य हैं तो पांचों की प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग होती हैं, जबकि वो एक ही घर में रहते हैं। लेकिन चूंकि बाहरी परिवेश सबके अलग अलग हैं, तो उन कारणों से भी हम अलग अलग सोचने लगते हैं, उस तरह की प्रवृत्ति हमारी बन जाती है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो जब हम किसी कैरेक्टर को, अब उसमें मैं कैरेक्टर के साथ इसको जोड़ के देखने की कोशिश कर रहा हूँ और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जब हम उस कैरेक्टर को लेके आते हैं, तो अब वो कैरेक्टर इस तरह से सोच रहा है, उससे अलग है, तो उसकी सोच में उसका परिवेश शामिल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी पात्र को करने जा रहे हैं, तो हमको उसके परिवेश का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। और वो परिवेश एक नहीं है, कई परिवेश है, जिन्होंने हम सबको एक अलग अलग तरह से एक अलग अलग सोच का व्यक्ति या स्त्री बनाया है। तो वो अलग अलग परिवेश हैं, उन परिवेशों को एक अभिनेता होने के नाते मैं ढूंढता हूँ। अब वो परिवेश जो है आपका ज्योग्राफिकल हो सकता है, भूगोलिक, आप हो सकता है पहाड़ के हो सकता है समुद्र के किनारे रहते हो सकता है बहुत इंटीरियर गांव के हों, और हो सकता है आप प्लेन के हों, तो किसी भी जगह के आप अलग अलग, तो उसका असर हम पर पड़ता है। फिर दूसरा आता है आपका हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, आपका इतिहास आपका। और तीसरा आता है आपका परिवार। परिवार और परिवार की हिस्ट्री भी आती है। जिस परिवार में आप पैदा हुए हैं, उस परिवार की हिस्ट्री क्या है, और जो वो परिवार है, वो परिवार अभी कैसा है, वो किस तरह से
बात करता है, क्या करता है। फिर आपका आता है शिक्षा। आपने शिक्षा कैसी अर्जित की है, कहाँ कहाँ शिक्षा आपने ली है। प्राइवेट स्कूल्स में ली है, गवर्नमेंट स्कूल्स में ली है, कारपोरेशन के स्कूल्स में ली है, या किसी भी स्कूल में नहीं गए, घर पे ही बैठ के पढ़े हैं। इसका ये सारी चीजें उसमें हमारे शिक्षा के परिवेश में चली आती हैं। फिर आपका सामाजिक परिवेश कैसा है, पारिवारिक परिवेश के साथ साथ फिर आपका एक सामाजिक परिवेश कैसा है, और बाहर आपके यार दोस्त कैसे हैं जिनके बीच में आप उठते बैठते हैं, वो परिवेश आपका कैसा है। फिर इकोनॉमिकल परिवेश कैसा है, यानी आप क्या किसी बहुत ही धनाढ्य परिवार से हैं, या मिडिल क्लास इनकम ग्रुप से आते हैं, या लो मिडिल इनकम ग्रुप से आते हैं, या लो इनकम ग्रुप से आते हैं, या बिल्कुल हैव नॉट से आते हैं, हर रोज कमाना हर रोज खाना, उससे आप आते हैं। तो उसका भी बहुत गहरा असर हम पे पड़ता है। और मैं देखता हूँ इकोनॉमिकल कंडीशंस का सबसे ज्यादा असर मेरे ख्याल पड़ता है मेरे बिहेवियर पर, हमारी सोच पर। तो इसलिए इकोनॉमिकल बैकग्राउंड मेरा कैसा है, जो मैं चरित्र कर रहा हूँ, यानी वो उसका कैसा है। फिर आता है हमारा कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है। फिर आता है हमारा रिलीजियस बैकग्राउंड कैसा है। और हम भारतवर्ष में रहते हैं, तो भारतवर्ष में जाति का, कास्ट का बैकग्राउंड कैसा है, किस कास्ट को आप बिलोंग करते हैं। ये बड़ी तकलीफ की बात है कि हमारे 70 साल से ज्यादा हो गए हमें आजाद हुए, लेकिन हम अभी भी उस जाति तक फंसे हुए हैं। उसके आधार हमारा व्यवहार अभी भी निर्धारित होता है। लैंग्वेज, भाषा, भाषा का आपका क्या परिवेश है, उसको हम देखते हैं। फिर आपका पॉलिटिकल, क्योंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं तो इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो आपकी राजनीतिक विचारधारा क्या है, क्या वो आपके व्यवहार पर, आपके जीवन यापन पर उसका असर पड़ा हुआ है, तो फिर आपका व्यवहार वैसा हो जाएगा। तो ये सारे परिवेश मिला के उन्होंने मुझे ये बनाया है जो मैं हूं, या आप हर इंडिविजुअल है, उसको हम बदल नहीं सकते, वैसे ही आए हैं। अब परिवेश बदल जाने से, दोस्ती यारी बदल जाने से हो सकता है कुछ चीजें बदल जाएं, लेकिन कुछ चीजें बड़ी ही स्ट्रॉन्ग हमारे अंदर रह जाती हैं और हम चीजों के प्रति बायस्ड हो जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि एक्टिंग जो है वो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज अ बिहेवियरल साइंस है, एक विज्ञान है। ये हम कहते तो अभिनय है, लेकिन ये एक विज्ञान है, मानव व्यवहार का विज्ञान है कि मानव ऐसा व्यवहार क्यों करता है। हम जितना ज्यादा इसको समझ पाएंगे, एक अभिनेता होने के नाते मैं उसको उतना ही बेहतर प्रस्तुत कर पाऊंगा मंच पर, अगर मैं मंच पे काम कर रहा हूँ तो इस तरह से एक अभिनेता को सोचना पड़ता है, तब जाके आप उस कैरेक्टर के नजदीक पहुंच सकते हैं कि हाँ भाई मैं ये हूं सिर्फ। और उसके बाद भी बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी हैं, जो ये तो हो गए ना सामाजिक, सोशल फैक्टर्स हैं आपके, और कुछ है आपके जो पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, जैसे सर हमारा 40 मिनट कंप्लीट हो रहा है, तो यदि वीडियो जी अरे तो मैं तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। नहीं सर, दोबारा हम लोग कनेक्ट होंगे यदि वीडियो कट जाए तो। अच्छा ठीक है, फिर उसी तरह से करना होगा ना। हाँ, बस जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही। तो इसके बाद यदि कोई सवाल करना चाहता है तो उसके लिए भी